आपकी जो सहजता है, हम चाहेंगे कि ये हमेशा बनी रहे। आप जितने सरल हैं और जिस तरह से आप लोगों से मिलते हैं, बातचीत करते हैं, ये बरकरार रहे, ताकि बिहार में और भी जो लोग हैं आपकी तरह के जो संघर्ष कर रहे हैं, वो राजनीति में बेहतर करें और आप जैसे लोगों की संख्या बढ़े। आपकी स्टोरी इतनी इंस्पायरिंग है कि जब हमने एक दो चैनल्स पे हमने देखा, एक बार दोनों भाई गला मिले, मुझे लगा कि एक बार पत्रकार और नेता वाला रिश्ता छोड़कर दोनों भाई बिल्कुल 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 बिल्कुल। इस बार बिहार विधानसभा चुनाव से कैसे विधायक चुनकर आए हैं जो बहुत सहज हैं। उनका जो लाइफ स्टाइल है इतना सिंपल है कि अगर राह चलते आपको मिल जाएं तो शायद आप यकीन नहीं कर पाएंगे कि यही एमएलए साहब हैं। हमारे साथ वो विधायक जी अभी मौजूद हैं, हम उनसे बातचीत करेंगे। मगर इनके बारे में एक जो सबसे दिलचस्प बात ये है कि इनकी जो लाइफ की स्टोरी है ना, जो संघर्ष है, वो बड़ा इंस्पायरिंग है। और यही एक वजह है जिसकी वजह से विधायक जी से हर कोई मिलना चाह रहा है, हर कोई बात करना चाह रहा है। और इनकी उसी स्ट्रगल को लेकर के आज हम विधायक जी से बात करेंगे। हमारे साथ गौतम कृष्णा जी हैं जो कि महिषी से नवनिर्वाचित विधायक हैं। विधायक जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है डेमोक्रेसी एक्सप्रेस की तरफ से। बहुत बहुत धन्यवाद पत्रकार महोदय। पहला प्रश्न आपने कर चुका है। नहीं, पहला आप प्रश्न करें। इंट्रोडक्शन में आपने प्रश्न किया है। क्या प्रश्न? इनका लाइफ स्टाइल ऐसा है कि देखने से, राह चलने के बाद आपको पता नहीं चलेगा कि ये विधायक है। तो मेरा कहना है सिर्फ इतना, क्योंकि आपका न्यूज चैनल क्या है, डेमोक्रेसी। आप डेमोक्रेसी, क्या डेमोक्रेसी यह तय करती है कि लाइफ स्टाइल, कुर्ते पैजामा की साइज, 2-4 राइफल वाले का आगे पीछे होना, या बाहुबल होना, या गाड़ियों की लाइन और कतार तय करेगी कि ये कौन नेता है और कौन नेता नहीं है, कौन जनप्रतिनिधि है, कौन जनप्रतिनिधि है? आप बिहार में विधायक हैं, तो मैं ये कहना चाहता हूं, बिहार में विधायक हैं। सर बिहार में विधायक हो या न हो, रिकॉर्ड बनाया है बिहार ने, सबसे ज्यादा करोड़पति सदन में बैठेंगे इस बार। सर मेरा सिर्फ इतना प्रश्न है, मैं आपके चैनल के माध्यम से जुड़े हुए हर दर्शक को बड़े प्रेम से प्रणाम करते हुए यह पूछना चाहता हूं, क्या ड्रेस कोड तय करेगा कि विधायक और जनप्रतिनिधि कौन है? उसका लाइफ स्टाइल तय करेगा, या उनके अंदर उस भावना से तय होगा जिस भावना को लेकर के, जिस मस्तिष्क को लेकर के वो जमीन पर निकला है, सदन के लिए निकला है, और लोगों के बीच से निकल करके आवाज़ को चुन करके सदन तक पहुंचाने का काम करेगा? वह आवाज़, वह स्वर, वह भावना, वह दिल का उद्गार, वह उदार व्यक्तित्व तय करेगा कि वह विधायक है कि नहीं। चलिए अब अपना प्रश्न करें। वो सर जो मुझे करना था, वीडियो की नौकरी काहे छोड़ दी आप? सर ये लंबा प्रश्न है, कभी आपके चैनल पर मुझे बैठने का सौभाग्य मिलेगा तो लंबा उदाहरण करूंगा, लेकिन मोटे तौर पे यही कहूंगा कि जो मेरा व्यक्तित्व है, जो मेरा काम करने का स्टाइल है, जो बचपन के द्वारा माता पिता के द्वारा सिखाया हुआ शिक्षा और संस्कार दिया हुआ संस्कार है, जिसमें मैंने 2-3 चीज़ को पढ़ा और उसको कोड किया अपने ज़िंदगी के लिए। किस ईमानदारी सबसे अच्छी नीति है, एक मेरे जीवन चरित्र में बैठ गया। दूसरा बात याद रहा कि जाति धर्म मजहब कोई चीज़ नहीं होता है, ये बैठ गया मेरे जीवन में। और तीसरी बात मिला कि हर सफलता का आधार मेहनत होता है। ये 3-4 चीज़ जो होता है ना सर, वो मेरी जेहन में बैठा हुआ है अंदर में, पता नहीं इसको निकाल नहीं पा रहे हैं। लोग अक्सर समझौतावादी हो जाते हैं, जैसे जब तक गरीबी रहती है, संघर्ष करता है, तब तक लगता है ये भाई ये बात एक सुना सर आपने जो प्रश्न किया कि जब तक लोग संघर्ष में रहता है तब तक वो रोना रोते हैं, गरीबी है, संघर्ष है, ये है, वो है, इस पे आरोप है। जब उसी चीज़ पे आने का मौका मिलता है तो फिर वो तुरंत अपने आप को चेंज करता है और अपना लाइफ स्टाइल बदलेगा, अपना बोली भाषा बदलेगा, अपना चाल चरित्र बदलेगा, अपना तौर तरीका बदलेगा। यही बात मेरे साथ हुआ जब मैं ऑफिसर नहीं बना, संघर्ष कर रहा था। अच्छा। तो मैंने क्या सोच रखा था कि जब भी ईश्वर मुझे मौका देंगे तो निश्चित रूप से मैं ईमान के साथ काम करूंगा, मैं गरीबों के लिए काम करूंगा, और जो भी जरूरतमंद होगा कभी उनको हम यह कहने का मौका नहीं देंगे कि ऑफिस वीडियो साहब, सीओ साहब या डीएम साहब के पास गए और वो बार बार लौटा रहे हैं, काम नहीं किए, मेरे जाति देख करके या पैसा के न मिलने की वजह से या आलस की वजह से। ऐसा मैं मौका नहीं दूंगा। ईश्वर ने आईएएस तो नहीं बनना तो चाह रहा था आईएएस, लेकिन बना तो नहीं, लेकिन पहली बार में 53वीं 55वीं बीएससी क्वालीफाई करके वीडियो बन गया। मौका तो मिला वीडियो बनने का,
लेकिन वही कसम, वही प्रॉमिस याद रह गया कि जब भी मौका मिलेगा तो तुम अपने अपने पद को लेकर किसी को शिकायत नहीं देना, और इसी बात पे कायम रह गया सर। और जो जो मेरी मर्यादाएं थी, जो भी मेरा सिद्धांत था, उन चीज़ों को लेकर के मैं उसी तरह जुड़ा रहा। और मैं आपको इस चैनल के माध्यम से खुली तरफ से कहना चाहता हूँ, हाथ जोड़ के कहना चाहता हूँ, अगर आप नौहट्टा ब्लॉक में वीडियो था, 14 महीना मैंने नौकरी किया। अगर आपको कभी जाने का मौका मिलेगा तो किसी लोग से पूछेगा गौतम कृष्ण कैसा था वीडियो के रूप में, विधायक नहीं, वीडियो के रूप में कैसा था। अगर कोई कह दे कि वह भ्रष्ट था, 1 रुपया का भी पैसा लिया है, कभी लेट लतीफ़ किया या जाति धर्म किया या कभी आलस किया, तो सर आप सरेआम आपको मैं कहता हूँ, आप भी चैनल पे वीडियो बना करके डाल दीजिएगा, यह आदमी दोहरा और दोगला चरित्र का आदमी है, बोलता कुछ और है, करता कुछ और है। मैंने जो वादा किया था अपने चरित्र को लेकर के, वही पद मिला तो वही चरित्र को अपनाया, और पिछले 10 साल से मैं संघर्ष कर रहा हूँ। ये मेरा तीसरा चुनाव है सर। हम सुने कि आप बहुत कम समय में ही आपने नौकरी से रिजाइन 14 महीना, सिर्फ 14 महीना सर, 14 महीना नौकरी किया, फिर रिजाइन किया। उसका एक लंबा स्टोरी है क्यों रिजाइन किया। तो मैंने कहा कि जो चाल चरित्र मेरा बना हुआ था, उस चाल चरित्र पर फिट नहीं हो रहा था सिस्टम, या सिस्टम दूसरे तरफ का है, विश्लेषण बाद में होगा, आज हम लोग शॉर्टकट में निपटा लें। तो वो दूसरे तरफ का चरित्र है सर, प्रणाम। तो वो दूसरे चरित्र के टाइप का है, और ऐसे में हमारे जैसे आदमी फिट नहीं बैठ रहा था, और 14 महीने के अंदर मुझ पर कार्रवाइयाँ शुरू हो गई। अच्छा। मंत्री का दबाव होना शुरू हो गया, गाली गलौज हो गया, केस मुकदमे हो गया, हम पे क्या कहता है प्रपत्र को गठित हो गया। जनता कहती है कि मेरा बहुत बेहतर, ईमानदार और बेहतर काम करने वाला वीडियो है, और चंद भ्रष्ट लोग कहते नहीं यह बहुत गलत है, मंत्री जी कहते हैं गलत है, और वह दबाव और कार्रवाई शुरू हो गई सर। तो यही टकराहट शुरू होते 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 कहा कि चल भैया इंसाफ होने के बीच में होगा। फिर इंसाफ जनता की अदालत में होगी, और फिर 15 में चुनाव लड़ा। 14 महीना में ही सर भरोसे का जीत था। 20,000 लोगों ने मुझे मत नहीं, उसको आशीर्वाद कहते हैं। फिर रात दिन मेहनत किया, फिर राजद का टिकट मिला 20 में, और 65,000 वोट मिला। 861 से मैं जीत गया था, और ज़बरदस्ती यह सिस्टम ने मुझे ज़बरदस्ती रात के 2 बजे हरा दिया। ये पूरी कहानी दुनिया को पता है। फिर रात दिन मेहनत करते रहा, फिर राजद का भरोसा पाया। आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी और तेजस्वी यादव जी ने टिकट दिया, आशीर्वाद दिया राजमाता राबड़ी देवी ने, और सर इस बार 95,000 वोट लाए। और सर चाहे कितनों लीकेज हो जाए, कितनों चोरी हो जाए, जनता के वोट नहीं आशीर्वाद से सर जीत गए, और आपके बीच में खड़ा। अच्छा, आप ये कह रहे हैं कि आप इंटरव्यू कर रहे हैं, उसके बाद सर आप जिस सिस्टम को छोड़ करके आप आए इधर, पॉलिटिक्स में आए, तो पॉलिटिक्स को लेकर के भी तो ये कहा जाता है कि बिहार में जो राजनीति है वो बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, तो फिर यहाँ कैसे एडजस्ट कर पाएंगे गौतम कृष्ण? सर निश्चित रूप से राजनीति के जो वर्तमान चरित्र दिख रहा है वो वही है, कॉम्प्लिकेटेड है। जात धर्म मजहब, पैसा बाहुबल, इसको फंसाओ उसको लड़ाओ इसको कराओ, इसमें फंसा हुआ पॉलिटिक्स नज़र आता है, और इसी को हम लोग पॉलिटिक्स मान रहे हैं। लेकिन एक्चुअल में ये पॉलिटिक्स है क्या? समस्या क्रिएट करने का नाम पॉलिटिक्स नहीं है, समस्या को सुलझाने का नाम पॉलिटिक्स है। जाति धर्म मजहब में आपको बांट करके अलग कर दें, ये पॉलिटिक्स नहीं है, बल्कि जाति धर्म मजहब को ऐसे हटा करके गला मिल जाने का नाम पॉलिटिक्स है। तो सर ये है तरीका। जहाँ समस्याएं हैं उन समस्याओं को दूर कीजिए, जहाँ जाति धर्म मजहब का भेदभाव है, दीवार है, उसको अलग कीजिए। जहाँ अपनों और परायों के बीच में भेदभाव किया जाता है उसको अलग कीजिए, और अपने माध्यम से, अपने चरित्र के माध्यम से, अपनी शिक्षा के माध्यम से, अपने कार्यों के माध्यम से हो सके तो आप अपना जीवन तो बेहतर बनाइए ही, पूरे उस समाज का जीवन बेहतर बनाइए जिन समाज में आप रहते हैं। जिस समाज का आप अगर निर्वाचित हुए हैं तो जिस समाज ने आपको निर्वाचित करके भेजा है, उस समाज को बेहतर बनाने के लिए, विकसित बनाने के लिए, बेहतर बनाने के लिए आपको काम करना होगा। और आपको जहाँ पे अपना खुद का स्वार्थ, जहाँ आपको खुद का निजी कोई लोभ और लालच दिखता है, उन चीज़ों से दूर होना होगा। अगर आप दूर नहीं हो रहे हैं तो आपके कार्य करने के तरीके अलग हो जाएंगे। मेरे साथ जितने भी लोग रहते हैं, मैं अपने सभी लोगों को अक्सर मैं कहता हूँ, जिस दिन हराम का खाना शुरू कर दूंगा उस दिन बेईमान बनना 1000 तय है, कोई रोक नहीं सकता है गौतम कृष्ण को। उस दिन बेईमान बन जाऊंगा। इसलिए कहे हराम का मत खाओ गौतम। अगर यहाँ भी अगर चाय पीऊँगा तो सर पहले पैसा दूंगा, और बिना पैसे अगर चाय पिलाएगा तो अगले दिन चाय नहीं पियेंगे, यहाँ तय है मेरा।
और किसी दुकान में, किसी कपड़े की दुकान में, किसी मिठाई की दुकान में, कहीं भी अगर मुझे बिना पैसा लिए अगर खिला करके भेजा दिया तो अगले दिन से उस दुकान में नहीं जाएंगे। मेरा मानना है जिस दिन आप हराम का, बिना मेहनत का और पसीना बहाए हुए खाना शुरू कर दीजिएगा सर, दुनिया की कोई ताकत आपको बेईमान बनने से नहीं रोक सकती है। लिख लीजिए, आप आपके चैनल पे मैं कह रहा हूँ। इसलिए आप अपनी ज़रूरत को कम कीजिए, अपनी इच्छा को कम कीजिए और आप अपनी इच्छा को बढ़ाइए, बशर्ते आप उस इच्छा को पूर्ति करने के लिए आप मेहनत करते हो, पसीना अच्छा, हमको एक चीज़ बताइए विधायक जी, जब आपने नौकरी छोड़ी होगी, आप जिस पद पर थे उस पद पर जाने के लिए लाखों स्टूडेंट्स मेहनत करते हैं और उस पद को आपने छोड़ दिया, उसके बाद तो एडजस्ट करना बड़ा मुश्किल हो रहा होगा, क्योंकि जब भी इस तरह कोई नौकरी छोड़ेगा तो बहुत तरह के क्रिटिसिज्म भी आपको झेलने पड़े होंगे, गांव के, समाज के, अपने रिलेटिव्स के। दुनिया का हर क्रिटिसिज्म लोग बर्दाश्त कर सकता है, लेकिन शरीर की सुविधा जो वो सुविधा भोगी हो जाता तो वो नहीं बर्दाश्त कर पाता है। और सर मुझ में आदत लगी ही नहीं थी, एसी का आदत लगा नहीं, गाड़ी का आदत लगा नहीं, तमाम सुविधाएं तो मिल रही होंगी ना, मिला नहीं, तो कभी कभी वो चीज़ आदत लगा नहीं, इसलिए मैं नेचुरल था। और लोगों को लगा कि मेरा बेटा, मेरी माँ और मेरे पिताजी को लगा कि मेरा बेटा सही है, मेरे भाई को लगे मेरा भाई सही है। और सबको पता है ईमान और स्वाभिमान से गौतम कृष्ण कभी समझौता नहीं कर सकता है। ईमान और स्वाभिमान, आपके चैनल पे कह रहा हूँ, ईमान से और स्वाभिमान से कभी समझौता नहीं हो सकता है। गला कट सकता है, सांसें रुक सकती है, ज़िंदगी ख़त्म हो सकता है, लेकिन और अपने ईमान से और स्वाभिमान अगर आज आपके आँख में आँख डाल करके बात कर रहे हैं तो मैं चाहूँगा जब तक ऊपर वाले ने ज़िंदगी दी है उस दिन भी ऐसे आँख में आँख डाल कर बात करेंगे, क्योंकि कभी बेईमान बनने का मौका ना मिले मुझे, क्योंकि मुझे अपने नज़रों में गिरना दुनिया का सबसे बड़ा हरासमेंट लगता है क्या बात करें। तो ये बात है सर, और जो भी करता हूँ मैंने अभी कहा है विधायक के जो भी वेतन मिलेंगे उस वेतन का मैंने 3 हिस्सा लगा दिया है। एक हिस्सा मैं लूँगा सर, क्योंकि मेरे भी छोटे छोटे बच्चे हैं, माँ बाप हैं, उनकी थोड़ी ज़रूरत है, गाड़ी में तेल पानी चाहिए, मुझे भी थोड़ा बहुत दाल भात चाहिए, तो इसके लिए एक हिस्सा मैं लूँगा। दूसरा हिस्सा जो होगा, मेरे साथ जिन कार्यकर्ताओं ने पसीना बहा करके संघर्ष में साथ दिया है, एक हिस्सा उनका है, उनकी संख्या जो भी हो, 5 हो 10 हो, जिन्होंने साथ दिया संघर्ष में उसका है। और तीसरा हिस्सा है मानवता का हिस्सा। अगर कहीं भी वो विधानसभा का हो या ना हो, किसी मंदिर के पास हो या किसी मस्जिद के पास हो, कहीं रोड पे हो या हॉस्पिटल में हो, लगे कि यह ठंड का महीना चल रहा है, किसी को एक कंबल की ज़रूरत है, तो मैं ये नहीं कहूँगा कि इसके लिए सरकारी फंड नहीं है मेरे पास इतना उदार दिल होना चाहिए कि एक कंबल 500 रुपया खरीद कर उड़ा करके उनका बचाया जा सके। कहीं लगे कि दवाई की दुकान पे कोई 500 रुपये के लिए मोहताज खड़ा है और उनको इलाज नहीं हो रहा है, तो 500 निकाल के मैं दे सकूं सर, एक हिस्सा उसका है। और यह सीमा किसी के लिए नहीं है, ये सीमा कहीं भी हो सकता है, पटना की सड़क हो सकता है, मधेपुरा का शहर हो सकता है, पूर्णिया का शहर हो सकता है, मुसलमान हो सकता है, हिंदू हो सकता है, ब्राह्मण हो सकता है, पासवान हो सकता है। आपसे विधायक जी हम लोग बात कर रहे हैं ना, तो ऐसा लग रहा है कि मतलब पॉलिटिकल आदमी कम, आप समाज से भी पूरा है सर। यही रहने दीजिए मुझे, यही रहने दीजिए मुझे सर। उस तरह के पॉलिटिशियन में मुझे मत आकिए। अच्छा, क्या बदला है, मतलब इस हफ्ते भर में क्या बदलाव आया आप में? जैसे आपने लंबा संघर्ष किया है, तो अभी कंफर्म हुआ कि अब विधायक हो गए, क्या बदला है सर? बताइए। आज इतना दिन में मेरा बदला है सर, दाढ़ी इतना बड़ा था। अच्छा, इतना बड़ा था। मेरे साथ के रहने वाले इसी को बदलाव मानते हैं आप? सब मेरे जो करीबी लोग हैं, जबरदस्ती सर डांट फटकार के मेरे गार्जियन लोग सब दाढ़ी कटवा दिया, सब थोड़ा छोटा हो गया है। बदलाव में सिर्फ इतना ही हुआ है। इसके बाद सवाल आपके चप्पल को लेकर के भी बहुत चर्चा है, हवाई चप्पल पे विधायक जी घूम रहे हैं। ये हवाई चप्पल नहीं सर, इसको मत कम आकिए, ये हवाई चप्पल नहीं है, मेरे संघर्ष का हवाई जहाज है सर। अगर जिस दिन मेरा चप्पल बदल जाएगा उस दिन गौतम कृष्ण का चरित्र बदल जाएगा। आपको हवाई चप्पल पहनने रहिएगा आप हमेशा? बिल्कुल। ये आज 7 साल से पहन रहे, कोई आज 1-2 दिन का काम नहीं सर, ये 7 साल से पहन रहा। तो विधायक हो गए हैं आप? विधायक होने का मतलब थोड़े होता है कि सर वो ये क्या कहते हैं कि ये पूरा मैं 5000 का जूता पहन लूंगा तब विधायक रहेगा, नहीं तो कहेगा गेट के अंदर में जाना मना है, सब जूता पहन के आओ। अगर जूता पहन कर होगा तो सर संविधान में संशोधन हो जाएगा, आपको मैं कह रहा हूँ क्योंकि इस सदन में जाने का हक उस तमाम लोगों का है जिनको जनता चुन करके भेजती है, चाहे उसका पहनावा ओढ़ावा वेशभूषा रूप रंग कैसा भी हो। अच्छा, आपने आरजेडी को ही क्यों चुना? ये एक हमारा प्रश्न है, क्योंकि आप इतने दिन से संघर्ष कर रहे हैं
तो और भी पार्टियां थी, जेडीयू थी, भाजपा थी, आरजेडी ही क्यों? सर मैं कहता हूँ आपको, अगर आरजेडी को ना चुनूं तो किसको चुनूं? आप मुझे एक सजेशन दीजिए। नहीं, आप जेडीयू में जा सकते थे, भाजपा की तरफ जा सकते थे, और भी क्षेत्रीय पार्टियां हैं। आप ये क्यों नहीं पूछे कि आप राजद में जाकर के बेहतर फैसला किया? आपके मन में ये सवाल क्यों आया कि आप जदयू में जा सकते हैं और बीजेपी में जा सकते हैं? सर मैं जानना चाह रहा हूं। नहीं, मुझे आप पे संदेह अब होने लगा है। आपका भी मैं आपके व्यक्तित्व का पोस्टमार्टम करूंगा। करिए आप निश्चित रूप से करूंगा, बिल्कुल, क्योंकि मैं खुलेआम बोलता हूँ, बेबाक बोलता हूँ किसी जात में। मैं तो अभी तक मैं सर आपका सही से नाम जाना हूँ सिर्फ विपुल जी, इसके अलावा मैं कुछ नहीं जाता हूँ। मीडिया से हैं, आपके साथ में इंटरव्यू कर रहा हूँ, लेकिन उसके बाद मैं आपका अभी से जाऊँगा, आपका फेसबुक आप खोल करके वॉच करूंगा, आप चैनल। मेरा मानना है अगर कोई कहता है कि आप बीजेपी में जाइए, तो मेरा मानना है सीधे तौर पर उसका सोच एकांगी, मैं जो शब्द यूज कर रहा हूँ इसको बोल के एकांगी है। वो हिंदूवादी है, हिंदूवादी के आड़ में राष्ट्रवादी है, हिंदूवादी के आड़ में। तीसरी बात यह है कि वो जाति, धर्म, मजहब के रूप में एक भावनात्मक मुद्दों को अपना आधार बना करके काम कर रहा है, और इसके साथ ABCD और Z कर रहे हैं। अब आप कहिएगा जदयू, तो निश्चित रूप से मैं ये कहता हूँ, नीतीश बाबू के बारे में अभी मैं कुछ नहीं कहूँगा, लेकिन मैं कहता हूँ आपके साथ सर 20 साल बिहार की जनता ने आपको मौका दी है, और अब आप यह मौका है कि मैनेजमेंट है, ये तो बाद की बात है, लेकिन आप फिर 25वें साल के लिए घुस गए हैं। मौका है या मैनेजमेंट है, ये तो बाद की बात है, लेकिन आप 25वें साल के लिए जा रहे हैं। लेकिन मैं पूछना चाहता हूँ, व्यक्ति का व्यक्तित्व मैं पहले कहा कि एक सीधा कसा हुआ इंसान की तरह होना चाहिए, मौका प्रस्ती नहीं होना चाहिए। एक सर तब मैं आता हूँ उसी बात पे आऊँगा। एक होना चाहिए, मैं ऐसा हूँ तो ऐसा हूँ। आपने कहा कि चप्पल बदलेगा, मैं कहा नहीं बदलेगा, मैंने कहा ना आपको। इसी तरह मैं मानता हूँ कि आदमी का व्यक्तित्व होना चाहिए। तो मेरा थोड़ा सा मुझे दिक्कत है कि हमारे नेता अगर नीतीश कुमार जी अगर ठीक हैं, अच्छे हैं, व्यक्तित्व पे सॉलिड है, विचारधारा भी सॉलिड है, तो उनका स्टैंड क्लियर होना चाहिए। उनका स्टैंड कभी कभी इधर हो जाता है, कभी कभी इधर हो जाता है, बस इस बात से मुझे दिक्कत है। मेरा मानना है कि आपका स्टैंड क्लियर कट होना चाहिए। नहीं, ये तो आपने दिक्कत बता दी पार्टियों से। और मैं ये कहता हूँ, लालू जी की पार्टी को, आदरणीय गरीबों की मसीहा लालू प्रसाद यादव जी को, अभी युवा नेतृत्व तेजस्वी यादव जी को क्यों नहीं सपोर्ट करो? आपकी मीडिया, आपके चैनल पे मैं कहता हूँ, सपोर्ट ही नहीं करता हूँ, प्रणाम भी करता हूँ, और उनको लालू भगवान की तरफ मानता हूँ। और युवा नेता तेजस्वी यादव जी को रोजगार पुरुष और युवाओं का भविष्य और बिहार का भविष्य मान करके मैं पुकारता हूँ। इसलिए मुझे तेजस्वी यादव जी पे भरोसा है, और उन पे मैं गर्व करता हूँ कि उनके नेतृत्व में काम करने का मौका मिल रहा है, सौभाग्य मिल रहा है। और दूसरी बात मैं कहूँगा, बाबा साहब अम्बेडकर हो, कर्पूरी ठाकुर हो, जगदेव बाबू हो, राम मनोहर लोहिया हो, लालू प्रसाद यादव जी हो, जो एक विचारधारा है, जो बुद्ध और जैन के बाद की जो विचारधारा है, समाजवादी विचारधारा है, गरीब गुरबों की विचारधारा है, सबसे पिछड़े रूप से काम करने वालों की विचारधारा है। तो इसको आप बुद्ध और जैन से जोड़ करके देखिए। उन विचारधाराओं को लेकर के अगर आगे बढ़े हैं तो मैं ऐसे भरोसेमंद नेतृत्व करता आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी, और अभी युवा नेतृत्व तेजस्वी यादव जी और राष्ट्रीय जनता दल पे गर्व महसूस करता हूँ, उनके साथ काम करता हूँ। यही मतलब है सर, और कुछ नहीं। चलिए, आखिरी में एक बात आपसे विधायक जी हम कहेंगे, आपकी जो सहजता है, हम चाहेंगे कि ये हमेशा बनी रहे। आप जितने सरल हैं और जिस तरह से आप लोगों से मिलते हैं, बातचीत करते हैं, ये बरकरार रहे, ताकि बिहार में और भी जो लोग हैं आपकी तरह के जो संघर्ष कर रहे हैं, वो राजनीति में बेहतर करें और आप जैसे लोगों की संख्या बढ़े। आपकी स्टोरी इतनी इंस्पायरिंग है कि जब हमने 1-2 चैनल्स पे हमने देखा, एक बार दोनों भाई गला मिले, मुझे लगा कि एक बार पत्रकार और नेता वाला रिश्ता छोड़कर दोनों भाई बिल्कुल।